सभी को नमस्कार। वैश्विक काव्यशास्त्र की रूपरेखा इस श्रृंखला के अंतर्गत हम इस संभावना पर विचार करेंगे कि क्या भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र में तारतमिक और पारस्परिक विवेचन किया जा सकता है, तुलनात्मक परिशीलन दोनों का किया जा सकता है, और क्या इस प्रकार के तारतमिक विवेचन से या तुलनात्मक परिशीलन से वैश्विक काव्यशास्त्र की निर्मिति के लिए संभावनाएं बनती हैं। इस प्रश्न पर विचार करने के पहले यह समझना आवश्यक है कि दो अलग अलग परंपराओं, अलग अलग संस्कृतियों या विचारधाराओं में परस्पर संवाद कब और कैसे संभव होता है। परस्पर विजातीय दो परंपराओं को एक दूसरे के वैषम्य या तारतम्य में हम देख सकते हैं। भारतीय और पश्चिमी काव्यशास्त्र की परंपराएं दो अलग अलग सीमांतों पर स्थित हैं। उनमें संवाद के स्थान पर विसंवाद अधिक हो सकता है और साम्य के स्थान पर वैषम्य अधिक हो सकता है। वैषम्य के और विसंवाद के होते हुए भी क्या इनमें पारस्परिकता और नैकट्य की संभावनाएं बन सकती हैं? यह प्रश्न फिर भी विचारणीय बना रहता है। मैंने रुडयार्ड किपलिंग की एक कविता की चर्चा इसी चैनल पर अपने एक व्याख्यान में विस्तार से की है। द बैलेट टू ईस्ट एंड वेस्ट उनकी प्रसिद्ध कविता है, जिसकी प्रथम दो पंक्तियां बहुशः उद्धृत होती रही है। प्रथम प्रघट्टक या प्रथम जो चरण है इस बैलेट का, उसमें किपलिंग ने कहा है कि पूर्व पूर्व है, पश्चिम पश्चिम है। ये दोनों ध्रुव हैं, ये कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे जब तक कि धरती और आकाश एकमेक होकर प्रलय काल में ईश्वर में लीन न हो जाएं। पर अगली दो पंक्तियों में किपलिंग कहते हैं कि जब दो शक्तिशाली पुरुष एक दूसरे के आमने सामने खड़े हों तो सारे विभाजन टूट जाते हैं। किपलिंग के इस बैलेट में भी विभाजन टूट जाता है और आदिवासी कबीले के सरदार और ब्रिटिश कॉलोनल और उसके बेटे के बीच संवाद बनता है, यद्यपि वह पश्चिम की शर्त पर और पश्चिम के वर्चस्व के बोध के साथ बनता है। हम इस वर्चस्व को, प्रभुता को नकारते हैं। विचारधाराओं के क्षेत्र में पश्चिम अपनी प्रभुता के बोध के साथ हमें या तो नकारता आया है या अपने मानदंडों से हमारी परंपराओं की व्याख्या करता आया है। इस श्रृंखला में हम यह प्रयास करेंगे कि क्या भारतीय काव्यशास्त्र के मानकों के आधार पर पश्चिम के काव्यशास्त्र की परंपराओं का आकलन किया जा सकता है, और इसका प्रयास हम करेंगे और उसके द्वारा पूर्व और पश्चिम को एक बार फिर से निकट लाने का भी प्रयास करेंगे और एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य में काव्यशास्त्र की रूपरेखा पर विचार करेंगे। पश्चिमी काव्यशास्त्र की परंपरा में प्लेटो और अरस्तु, इन दोनों ग्रीक दार्शनिकों का नाम सबसे पहले लिया जाता है। प्लेटो ने तो कवियों को आदर्श राज्य से बहिष्कृत कर देने की ही संस्तुति कर दी थी। उसने अनुकरण की दुर्व्याख्या करते हुए कहा कि कविता नकल की भी नकल है तथा सत्य से दोगुनी दूरी पर है। यही नहीं, उसने अपनी परिकल्पना के आदर्श राज्य से होमर जैसे विश्व कवि को भी निकाल बाहर करने की बात कर डाली थी। प्लेटो के लगभग 1500 साल बाद भारत में काव्यशास्त्र के एक बड़े आचार्य और महाकवि राजशेखर हुए। उन्हें प्लेटो की कोई जानकारी नहीं थी, पर प्लेटो के पक्ष का राजशेखर ने एक प्रबल पूर्व पक्ष के रूप में अपनी काव्य मीमांसा में प्रस्तुतिकरण किया है, और इस पूर्व पक्ष के एक एक मंतव्य का प्रबल तार्किकता के साथ प्रमाण प्रतिपन्न खंडन भी उन्होंने किया है। प्लेटो के जो आक्षेप हो सकते थे, 3 आक्षेप प्लेटो ने लगाए। कविता सत्य से दोगुना दूर है क्योंकि वह अनुकृति की भी अनुकृति है। वह क्षुद्र मानवीय भावों की उपज और उन्हीं का निरूपण करती है। कविता क्षुद्र मानव भावों को जगाकर उनका पोषण और संवर्धन करके आदर्श राज्य के निर्माण में बाधा पहुंचाती है। ये 3 प्लेटो के आक्षेप थे,
और राजशेखर ने लगभग इन्हीं तीनों को पूर्व पक्ष के रूप में प्रस्तुत किया है। असदुपदेशकत्वात् तर्हि नोपदेष्टव्यम काव्यम इत्यपरे। असत का उपदेश करती है कविता, इसलिए इसका अध्ययन अनुशीलन नहीं किया जाना चाहिए और उपदेश नहीं किया जाना चाहिए। असत्याभिधायित्वान्नोपदेष्टव्यम काव्यम इत्येके। असत्य का विधान करती है कविता, इसलिए इसका प्रचार प्रसार नहीं किया जाना चाहिए, बहिष्कृत कर दिया जाना चाहिए। असभ्यार्थाभिधायित्वान्नोपदेष्टव्यम काव्यम। असभ्य अश्लील अर्थ का निरूपण करती है कविता या काव्य, इसलिए यह त्याज्य है। ये तीन पूर्व पक्ष या तीन पक्ष उन्होंने उठाए, तीनों का वैदिक काव्य से उद्धरण देते हुए, ऋग्वेद के उद्धरण देते हुए, महान कवियों की कविताओं के उद्धरण देते हुए, उनके मर्म पर विचार करते हुए राजशेखर ने इन तीनों वक्तव्यों का खंडन किया। अरस्तु ने भी प्लेटो के इन तीन आक्षेपों का खंडन किया। अपने गुरु के इन तीन आक्षेपों का नाम उन्होंने नहीं लिया अपने गुरु का, और श्रेष्ठ नाटककारों की रचनाओं का विश्लेषण करते हुए उसने उत्तर दिया कि ये आक्षेप ठीक नहीं है। अरस्तु के दर्शन की पीठिका अनुकृति की अवधारणा से बनती है, पर अनुकृति के विषय में उनकी दृष्टि प्लेटो से भिन्न है। अनुकृति तदनुसार मनुष्य मात्र का स्वभाव है। कला प्रकृति का अनुकरण है। प्रकृति जहाँ विफल हो जाती है, वहाँ सारे व्यापार कला संपन्न करती है। इस प्रकार कला जगत अपनी कार्य पद्धति में प्रकृति के समानांतर निर्मिति रचता है। अरस्तु ने प्लेटो की तरह अनुकरण को नकल के अर्थ में न लेकर अनुकरण को मनुष्य की एक सहज प्रवृत्ति माना। अरस्तु की मान्यता है कि समस्त कलाओं का मूल तत्व अनुकरण है, पर यह अनुकरण कार्य व्यापार का एक शंस का होता है। कार्य व्यापार की अनुकृति कहने से अनुकरण का क्षेत्र, जो अनुकरण की हमारी धारणा है भारत में, उसकी अपेक्षा सीमित हो जाता है। अनुकरण के सामान्य, विशिष्ट और यथातथ्य आदि प्रकार बताते हुए अरस्तु ने प्लेटो की अपेक्षा इसके व्यापक स्वरूप का प्रतिपादन अवश्य किया। उसने अनुकरण को जीवन का वस्तुनिष्ठ पुनः संगठन, ऑब्जेक्टिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ बताया। अनुकरण अपने उत्तम रूप में महाकाव्य और त्रासदी में प्रतिफलित होता है और कॉमेडी में उसका निकृष्ट रूप प्रकट होता है। अरस्तु ने प्लेटो की अनुकरण विषयक संकुचित अवधारणा का खंडन करके उसे व्यापक आधार दिया। उसने अनुकरण को कला सर्जना प्रक्रिया की संभावना के रूप में पहचाना। तदनुसार अनुकरण वस्तु या घटना के प्रतिमान या कवि को प्रतीत होने वाले रूप का किया जाता है, उसके संभाव्य रूप का भी किया जा सकता है तथा आदर्श रूप का भी किया जा सकता है। कवि घटना प्रसंग की संभाव्यता और उसे जैसा होना चाहिए यह भी दिखाता है। अनुकरण के त्रिविध रूपों में कवि की कल्पना और भाव प्रवणता का भी निश्चय ही योग रहता है। इसके परिणाम स्वरूप कवि की अनुकृति आनंद पर्यवसायिनी होती है। अरस्तु के बहुत पहले भारत में एक वैदिक ऋषि हुए, ऐत्रेय महिदास। उन्होंने ऐत्रेय ब्राह्मण की रचना की, जो ऋग्वेद का ब्राह्मण है। मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम ध्येयम। इस लक्षण के अनुसार, जिस पर हमने विचार पहले भी किया है, मंत्र और ब्राह्मण मिलाकर के वेद कहे जाते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण वेद का ही भाग है और ऐत्रेय महिदास उसके प्रणेता हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में ऐत्रेय ने शिल्प, कलाओं और छंदस या कविता का विवेचन किया और मानुष शिल्प के रूप में इनको परिभाषित किया। दो प्रकार के शिल्प उन्होंने बताए, दैव शिल्प और मानुष शिल्प। दैव शिल्प या डिवाइन आर्ट और मानुष शिल्प ह्यूमन आर्ट कह सकते हैं। शिल्प को उन्होंने कला के व्यापक अर्थ में ग्रहण किया और उन्होंने यह कहा कि मानुष शिल्प दैव शिल्प की अनुकृति है। ईश्वर का रचा हुआ काव्य है समस्त विश्व। समस्त विश्व ईश्वर की लिखी हुई, रची हुई कविता है
और इसकी अनुकृति में मनुष्य जो कुछ बनाता है वह मानुष्य शिल्प होता है, मनुष्य की कलाकृति हुआ करती है। वह कविता हो सकती है, खिलौने हो सकते हैं, कोई भी रचना हो सकती है, संगीत हो सकता है, गाथा हो सकती है, छंदस भी हो सकता है, ऐत्रेय महिदास कहते हैं। पर ऐत्रेय महिदास यह कहीं नहीं कहते हैं कि मानुष्य शिल्प में देव शिल्प की हूबहू अनुकृति की जाती है। वे जो उदाहरण देते हैं वे छाया प्रति, कार्बन कॉपी या हूबहू अनुकृति के नहीं हैं। वे फिर से रचकर बनाने के हैं। अनुकृति का अर्थ ही यह हुआ, अनुपश्चात्करणम, अनुकरणम। जो दी हुई दुनिया है उसको फिर से रचता है, उसके बाद फिर से उसको रचता है, उससे बेहतर भी रच सकता है। अरस्तु की जो अनुकृति का सिद्धांत है उसमें सदैव यह भाव बना हुआ है कि जो मूल है वह मूल ही है। प्रतिकृति अनुकृति अनुकृति ही रहेगी, वह हमेशा घटिया हो सकती है, होगी। उत्कृष्टता उसमें मूल के बराबर पूरी तरह से नहीं आ सकेगी। यह कहीं न कहीं से आशय बना हुआ है। इसके विपरीत जो अनुकृति का सिद्धांत ऐत्रेय महिदास ने दिया, उसमें ईश्वर की दी हुई रचना को फिर से रचता है, उसको पहले से और भी सुंदर बनाता है। कलाएं यही करती हैं, वे दी हुई दुनिया को और भी सुंदर बनाती हैं, हमारे सौंदर्य बोध को उसके द्वारा जगाती हैं, इसीलिए वे हमें आनंद देती हैं। यह अनुकृति का जो सिद्धांत अरस्तु ने दिया, उसको भारतीय परिप्रेक्ष्य में वैदिक ऋषि जो उनके बहुत पहले हो चुके, उनके चिंतन के द्वारा हम संशोधित कर सकते हैं। ऐत्रेय यह भी कहते हैं कि अनुकृति संस्कारित करती है। आत्म संस्कृतिर्वाव शिल्पम। जितनी भी शिल्प कलाएं हैं वे आत्म को, अंतःकरण को संस्कारित करती हैं, और यह संस्कृति की अवधारणा यहाँ वो प्रतिपादित करते हैं। ऐत्रेय के पश्चात भरत मुनि हुए। नाट्यशास्त्र में उन्होंने अनुकीर्तन, अनुकरण, अनुकृति इन शब्दों का प्रयोग करते हुए इसके पूरे व्यापार को, प्रक्रिया को विस्तार से समझाया। भरत मुनि ने अनुकीर्तन, त्रिलोकी के भावानुकीर्तन या सप्तद्वीपानुकरण, लोकवृत्तानुकरण आदि के द्वारा ऐत्रेय के अनुकृति व्यापार की व्याख्या की। ऐसी स्थिति में ऐत्रेय के द्वारा प्रतिपादित और भरत मुनि द्वारा उनकी परंपरा में विवेचित अनुकरण या अनुकृति केवल कार्य व्यापार की अनुकृति तक सीमित नहीं है, वह लोकवृत्त की अनुकृति भी है। और लोकवृत्त मात्र की अनुकृति भी वह नहीं है, वह त्रिलोकी के भावों की अनुकृति है। त्रैलोक्यस्यास्य सर्वस्य नाट्यम भावानुकीर्तनम। इस दृष्टि से ऐत्रेय और भरतमुनि के द्वारा प्रतिपादित अनुकृति या अनुकरण व्यापार का क्षेत्र और सर्जनात्मक प्रक्रिया अरस्तु के द्वारा प्रतिपादित माइमेसिस या इमिटेशन के अर्थ में प्रतिपादित अनुकरण से अधिक व्यापक, विशिष्ट और भिन्न है। अरस्तु का अनुकरण उस अर्थ में सर्जनात्मक व्यापार नहीं है जिस अर्थ में ऐत्रेय महिदास और भरत मुनि द्वारा प्रतिपादित अनुकृति एक सर्जनात्मक व्यापार है। कुल मिलाकर ऐत्रेय महिदास और भरत मुनि के कला दर्शन में आनंद और पावनता के बोध से अनुकरण व्यापार में सृष्टा या रचनाकार प्रवृत्त होता है। ईश्वर की अनुकृति करके वह ईश्वर रूप हो जाता है। उसकी अनुकरण के व्यापार के द्वारा जो कृति उसके द्वारा रची जाती है वह पुरुषार्थ बोध में परिवसित होती है। इसलिए सारे अनुकरण और सारी कलाओं की निर्मितियां पुरुषार्थ बोध में प्रवृत्त कराती हैं। यह भी भरत मुनि का सिद्धांत है, और यह भी ऐत्रेय महिदास की परंपरा से ही आया है, क्योंकि वे आत्म को, अंतःकरण को संस्कारित करने की प्रक्रिया को अनुकृति बतलाते हैं। भवताम देवतानां च शुभाशुभ विकल्पकम, ऐसा नाट्य के लिए नाट्यशास्त्र में कहा गया है। तो यह धर्म, अर्थ्य, यशस्य, सोपदेश्य, ससंग्रह, ये जो नाट्य को बताया है, तो धर्मार्थ काम और मोक्षादि पुरुषार्थों से अनिवार्यतया उसका संबंध वे बताते हैं। यह जीवन मूल्यों से जोड़ करके अनुकृति व्यापार को देखा जाता है हमारी परंपरा में। अरस्तु कहते हैं कि इतिहासकार भी उसका वर्णन करता है जो घटित हो चुका है, और कवि उसका वर्णन करता है, पर वह उसका भी वर्णन करता है जो घटित हो सकता है। वह संभाव्य का भी निरूपण करता है। भरत मुनि कहते हैं कि नाट्य त्रिलोकी का भावानुकीर्तन है, वह भविष्य का अनुदर्शन भी है। अरस्तु भी यह मानते हैं कि कवि का काम वस्तुतः घटित प्रसंगों का चित्रण
नहीं है, बल्कि उस सार्वभौमिक सत्य का प्रस्तुतिकरण करना है जो घटनीय है। इसलिए कभी कभी गए बीते युगों का इतिहास नहीं लिखता, नहीं हम उसे फोटोग्राफिक यथार्थवादी कह सकते हैं। यह विजय बहादुर सिंह ने कहा है अरस्तु के मत का विवेचन करते हुए। अभिनव गुप्त मानते हैं कि स्थायी भाव को जन्मजात संस्कारों के रूप में स्थायी भाव जन्मजात संस्कारों के रूप में प्रत्येक प्राणी के चित्त में रहते हैं। वे संवित या चेतना की बात करते हैं। अभिनव गुप्त अरस्तु की परंपरा इंस्टिंक्ट्स की बात करती है। अनुकृति मनुष्य जाति का एक प्रधान इंस्टिंक्ट है। इंस्टिंक्ट या संस्कार में अंतर है। संस्कार के साथ परंपरा का बोध जुड़ा हुआ है। यद्यपि अरस्तु यह भी मानते हैं कि अनुकरण के द्वारा मनुष्य अपने आप को शिक्षित करता है, पर पुरुषार्थ बोध और संस्कार बोध, यह जो भारतीय परंपरा में अनुकृति व्यापार के साथ अनिवार्यतया जोड़ा गया, वह इसे विशिष्ट बनाता है। और इसके साथ ही अरस्तु की परंपरा में जो मूल का अनुकृति और उसकी हेयता, मूल की श्रेष्ठता और अनुकृति की हेयता का भाव बना रहता है, वह भी एक तारतमिक दृष्टि से दोनों में पार्थक्य सूचित करता है। मूल मूल ही है, प्रतिकृति उसकी पूरी तरह बराबरी नहीं कर सकती है। प्रतिकृति उसके सत्य को पूरी तरह उजागर नहीं कर सकती है। इस तरह से ईश्वर की दी हुई दुनिया की श्रेष्ठता और मनुष्य की उसके समक्ष हीनता का बोध बना रहता है। जबकि ऐत्रेय, महिदास और भरतमुनि की परंपरा में मनुष्य और उसकी रचना अपनी पूरी गरिमा के साथ प्रतिष्ठित होती है। वह, जैसा हमारे यहाँ आचार्य कहते हैं कि विधाता की सृष्टि को अधिक उत्कृष्ट भी बना करके प्रस्तुत कर सकती है। भाषिक अभिव्यक्ति की दृष्टि से अरस्तु के वैचारिक विश्व में अनुकरण तथा ट्रेजेडी और काव्य की अवधारणा का भाषा के वैखरी रूप तक ही सीमित है। भरतमुनि एक और तो अनुकरण को वाक्य के अंतर्गत समाविष्ट करते हुए उसकी व्याख्या करते हैं, दूसरी ओर अनुकरण के अंतर्गत आंगिक, आहार्य और सात्विक अभिनयों को भी वे परिगणित करते हैं। तो चतुर्विध अभिनयों में सभी अनुकृति व्यापार से निष्पन्न होते हैं, तो केवल वैखरी रूप ही अनुकृति का निरूपण नहीं करता। वैखरी तक ही अनुकृति व्यापार सीमित नहीं होता, बल्कि अन्य अनेक विधाओं में, प्रक्रियाओं में अनुकृति व्यापार का प्रसार होता है। अरस्तु यथार्थ की अनुकृति पर जोर देते हैं और यथार्थ में भी जो कार्य व्यापार है उनकी अनुकृति वहां की जाती है। भरत भाव के अनुकीर्तन पर जोर देते हैं। यथार्थ के यथावत पुनः प्रस्तुत करने पर आग्रह होने के कारण अरस्तु के नाट्य चिंतन में अन्विति त्रय की बात आती है, 3 यूनिटीज की बात आती है, यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन, यह उनके यहाँ आवश्यक हो जाता है। इकहरा समय और एक देशीयता भी उसमें बनी रहती है। समय एक रेखा में चलता है और एक स्पेस में घटनाएं घटित होती हैं। हमारे यहाँ मल्टी डायमेंशनल स्पेस है, बहुआयामी समय और काल है, दिक्काल का बहुआयामी स्वरूप है। इस तरह अरस्तु के प्रस्थान में कलाकार काल के अधीन होता जाता है। ऐत्रेय, महिदास जैसे वैदिक ऋषियों या भरतमुनि जैसे नाट्य चिंतकों के प्रस्थान में कवि या कलाकार ही काल को नचाता है। यह हमारे आचार्यों ने बार बार कहा है कि काल कला में आकर के और कवि का वशंवद हो जाता है। अरस्तु के अनुसार मूलतः अनुकरण कृति में होने वाला व्यापार है। प्रेक्षक की दृष्टि से उसने विरेचन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। विरेचन, कैथारसिस, परगेशन आदि शब्दों का प्रयोग जिसके लिए होता है, यह मनुष्य के विकारों को उलीच कर बाहर निकालने की प्रक्रिया का निरूपण है। यह अभावात्मक तत्व है। विरेचन की अवधारणा अरस्तु के काव्य चिंतन में हेमार्शिया के सिद्धांत से जुड़ी हुई है। हेमार्शिया त्रासदी के नायक की चूक और स्खलन है। त्रासदी का नायक संस्कृत नाटक के नायक की भांति धीरोदात्त या महान व्यक्ति होना चाहिए, पर संस्कृत नाटक के नायक के भीतर कोई ऐसा दोष नहीं होता जिसके कारण उसका पतन हो।
त्रासदी के नायक में एक आंतरिक दोष होता है। अरस्तु ने इसी को हमार्शिया कहा है। हमार्शिया का शाब्दिक अर्थ है छोड़े गए बाण का लक्ष्य से च्युत होना। हमार्शिया के कारण त्रासदी का नायक जीवन के उत्कर्ष को प्राप्त कर उत्कर्ष से ग्रसित होता जाता है। यह एक नकारात्मक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में स्खलन की ओर नायक बढ़ता है। दूसरी ओर रसानुभूति की प्रक्रिया में जो अनुकरण व्यापार के साथ निष्पन्न होती है, एक अपूर्व अनुभव हासिल किया जाता है और वो पूर्णता के बोध में परिवसित होती है। यह एक सकारात्मक प्रक्रिया है। कैथारसिस या विरेचन के सिद्धांत तथा रस विमर्श में यही अंतर है। एक रिक्त होने की ओर ले जाता है और ऐत्रेय महिदास तथा भरतमुनि जैसे भारतीय आचार्यों के दर्शन में आनंद पूर्णता के बोध से आरंभ कर उसको फिर से रचने में अनुकरण व्यापार की प्रसक्ति है। रस सृष्टि आद्यंत पूर्णता की प्राप्ति का उपाय है। विक्रमादित्य राय अंग्रेजी के प्राध्यापक रहे हैं। काव्यशास्त्र में उन्होंने तुलनात्मक काव्यशास्त्र में कार्य किया है। भारत में कदाचित उन्होंने ही सबसे पहले अरस्तु तथा भरतमुनि के काव्य कला और नाट्य से संबद्ध विमर्श को लेकर तारतमिक विवेचन किया। वे कहते हैं, उनका यह उद्धरण मैं पढ़ रहा हूँ, यूरोपीय नाट्य के इतिहास में अरस्तु का वही स्थान है जो हमारे यहाँ भरत मुनि का है। यद्यपि भरत के नाट्यशास्त्र तथा अरस्तु के काव्यशास्त्र के कलेवर में वही अंतर है जो भगवान के विराट और वामन रूपों में है। अरस्तु मानते थे कि कलाकृति में सर्जक यथार्थ जगत का अनुकरण करता है जिससे दूसरों को सार्वभौम आनंद होता है। यह आनंद ज्ञानार्जन के कारण होता है। अनुकरण के अतिरिक्त सामंजस्य तथा लय की भी प्रवृत्ति कला सृष्टि के मूल में रहती है। आनंद या रस के बीच से जन्मे भावों का अनुकीर्तन यदि नाट्य है तो इस अनुकीर्तन में उत्कृष्ट निकृष्ट की कोटियां नहीं बन सकती। अरस्तु में इस तरह की कोटियां बनती हैं। भरतमुनि के प्रस्थान में इस तरह की कोटियां नहीं होती। निकृष्ट या उत्कृष्ट अनुकरण इस तरह से विभाजन नहीं कर सकते। अरस्तु की अनुकरण की अवधारणा में चूंकि अनुकरण कार्य व्यापार का होता है, तो कार्य व्यापार तो उत्कृष्ट और निकृष्ट हो सकते हैं, अच्छे और बुरे हो सकते हैं, उत्तम और हीन हो सकते हैं। इसलिए अनुकरण भी उत्कृष्ट और निकृष्ट, उत्तम या हीन हो जाता है। काव्य या नाट्य की मूल प्रवृत्तियों का विश्लेषण करते हुए अरस्तु ने कहा कि लय तथा सामंजस्य और अनुकृति कलाओं की मूल प्रवृत्तियां हैं, कवि की मूल प्रवृत्तियां हैं। अनुकरण की परिणति आनंद के अनुभव में होती है। भट्टनायक और अभिनवगुप्त आदि आचार्यों ने जिस प्रकार काव्यानुभूति से जनित आनंद को ब्रह्मानंद सहोदर कहा, उसी प्रकार अरस्तु ने कहा कि काव्य या नाट्य से होने वाली अनुभूति, आनंदानुभूति सार्वभौम आनंद से कम नहीं होती। अरस्तु ने नाटक की संरचना में विनियुक्त होने वाले 6 तत्व गिनाए: कथानक, चरित्र, विचार, भाषा, संगीत और दृश्य विधान। इनमें से कथानक, चरित्र और विचार ये मूल तत्व हैं। शेष 3 भाषा, संगीत और दृश्य विधान सहायक तत्व हैं। नाटक के संविधान का, नाटक की संरचना का विशद विवेचन भरतमुनि ने किया है। वस्तु, नेता और रस यह भरतमुनि की परंपरा में भी 3 मूल तत्व माने गए और अन्यान्य सभी अवान्तर तत्व अनेक भरतमुनि ने प्रतिपादित किए। इस प्रकार की समानताएं दोनों के प्रस्थान में, जो कि आपाततः समानताएं होती ही हैं, कोई भी नाटक या रंगमंच पर कला पर विचार करेगा तो इस प्रकार की समानताएं आएंगी ही। कथानक पर विचार करते हुए अरस्तु ने उसमें आवयविक ऐक्य या ऑर्गेनिक यूनिटी पर बल दिया। अन्विति होना चाहिए, यह भी वे मानते हैं। काव्य या नाट्य की संरचना पर विचार करते हुए उन्होंने कहा कि यह संरचना इतनी परिपक्व तथा परिष्कृत होनी चाहिए कि इसमें से किसी भी घटना या प्रसंग को कहीं से भी इधर उधर न किया जा सके। यदि इधर उधर किया जाता है तो रचना की पूरी श्रृंखला ही टूट जाती है। संस्कृत शास्त्रों की भाषा में इसी को परिवृत्य सहता कह सकते हैं। कुछ भी इधर उधर से बदला नहीं जा सकता। एक ईंट यदि निकालेंगे तो पूरी दीवार भरभरा कर गिरेगी। ताश का बना हुआ जो महल है उसमें से एक ताश का पत्ता खींचेंगे तो पूरा महल गिर जाएगा। उसी प्रकार से इतनी परिपक्व परिपूर्ण संरचना होनी चाहिए कि किसी एक प्रसंग को
कहीं से भी इधर-उधर न किया जा सके। अब ये भी एक उसमें होना चाहिए। भरत मुनि और अरस्तु दोनों नाट्य के संरचनात्मक स्वरूप पर चर्चा करते हैं, तो उनके प्रतिपादन में इस प्रकार से कहीं-कहीं साम्य दिखाई पड़ता है। और यह संवादास्तु भवन्त्येव बाहुल्येन सुमेधसाम्, आनंदवर्धन ने कहा है, हम जब दो परंपराओं में, दो विचारधाराओं में, दो विचारकों में, दो प्रस्थानों में परस्पर संवाद देखते हैं और विसंवाद भी देखते हैं, तो यह संवाद विसंवाद स्वाभाविक है और यह आवश्यक नहीं है कि दोनों ने एक दूसरे से परिचय प्राप्त करके और कुछ बातें कही हों। जैसा आनंदवर्धन कहते हैं, ऐसा सहज रूप में भी होता रहता है। ये संवाद या समानताएं और करिस्पॉन्डेंसेस हुआ करती हैं विचार परंपराओं में। अद्भुत तत्व की आवश्यकता पर अरस्तु ने बल दिया है। वंडरस एलिमेंट होना चाहिए। भरतमुनि के नाट्यशास्त्र में भी अद्भुत रस नाटक के अंत में आना चाहिए, ऐसा वे कहते हैं। और कुल मिलाकर के भीतर के विकार या पाप को उलीचने से आनंदानुभूति वहां जन्म लेती है और यहाँ पूर्णता की ओर बढ़ना, आनंद से ही निकल करके फिर से आनंद की ओर बढ़ना, यह प्रक्रिया हमारे यहाँ आती है। इस दृष्टि से दोनों में मूलभूत अंतर भी आ जाता है। और दया और भय के भाव त्रासदी जगाती है, उससे कैथारसिस या विरेचन की प्रक्रिया होती है। यह पूरी प्रक्रिया अरस्तु बताते हैं और इस प्रक्रिया में अनेक अभिप्राय आते हैं। जो परिस्थिति परिस्थिति विपर्यास रिवर्सल होता है घटना चक्र में, और प्रतिभिज्ञा रिकॉग्निशन का अभिप्राय आता है। किसी को पहचानता है, जो भूल गया है उसको पहचानता है, ये सब अभिप्राय आते हैं। इस प्रकार के प्रचुर अभिप्राय भारतीय नाट्य परंपरा में और भरतमुनि ने जो संध्यंग बताए हैं उनमें भी आते हैं। कार्य व्यापार में उलटफेर होना यह विपर्य है। यह हमारी परंपरा में भी जो श्रेष्ठ नाट्य कृतियां हैं उनमें खूब होता है। और भरतमुनि का जो कथा संविधान की अवधारणा है उसमें भी यह होता है। यह चर्चा आगे जारी रहेगी। समानताएं विषमताएं दोनों की पगडंडियों से होते हुए कहीं पर ये जो मिलती हैं दोनों समानांतर रेखाएं पूर्व और पश्चिम के काव्य शास्त्र की, और उनसे क्या नई निर्मिति बनती है, इस पर हम विचार करेंगे। यह चर्चा आज की यहाँ समाप्त करते हैं। बहुत धन्यवाद सभी को। पुनः नमस्कार।